हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल। आज हम डिस्कस करेंगे निमसेट 2023 का मैथमेटिक्स पोर्शन। निमसेट में 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से 50 क्वेश्चंस आर फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड देन 40 फ्रॉम लॉजिक, 20 फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड फ्रॉम इंग्लिश। और मैथमेटिक्स पोर्शन का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, हर क्वेश्चन 12 मार्क्स का होता है। इन अदर वर्ड्स, जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, लाइक 50 क्वेश्चंस आते हैं 12 मार्क्स के, तो दैट टोटल्स टू 600 मार्क्स। तो टोटल 1000 के पेपर में से 600 मार्क्स का पेपर मैथमेटिक्स पोर्शन से आता है, विच बिकम्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्योंकि 700 सवा 700 पे तो टॉपर हो जाता है, 400 साढ़े 400 कट ऑफ जाता है सिलेक्शन का। तो इट मीन्स यदि आप मैथमेटिक्स का पोर्शन कर लेते हैं तब भी आप अमंग दी टॉपर्स ही होते हैं। ठीक हो गया। 50 क्वेश्चन हैं, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है निमसेट में, 120 टोटल क्वेश्चन होते हैं और उन 120 क्वेश्चन को करने के लिए 120 मिनट से मिलते हैं। मीन्स ऑन एन एवरेज 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलता है। तो इसलिए ट्रेडिशनल मेथड्स के जगह आपको अप्लाई करने आने चाहिए शॉर्टकट्स या कॉमन सेंस मेथड्स या स्मार्ट मेथड्स जिनमें सबसे ज़्यादा यूज हो चॉइसेस का। मल्टीपल चॉइस के लिए एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो हम कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम चॉइसेस को देख के कैसे क्वेश्चन को आंसर कर पाएं, और वही मेरी अप्रोच है इन लेक्चर्स के थ्रू आपको सिखाने की। इन क्वेश्चंस को करने का पर्पस ही ये है कि इनके थ्रू एक तो आपको अच्छी कलेक्शन मिल जाती है 50 क्वेश्चंस की, जिनमें से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। एट द सेम टाइम सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाते हैं। तो इन 50 क्वेश्चन को हमने 10 लेक्चर्स में डिवाइड करा है 5-5 क्वेश्चंस के, जिनसे आप ढंग से उन चीज़ों को समझ सकें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई विल बी यूजिंग माई चॉइसेस और द मेथड्स व्हिच विल नीड लेस देन 30 सेकंड्स। 30-40 सेकंड्स वो भी मैथमेटिक्स के लिए। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग अप्रोच, तो ढंग से सीखिएगा। फिर भी कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क अस। एंड मोर ओवर, जो भी मैं आज की क्लास में लिखूंगा लेक्चर स्क्रिप्ट, वो लेक्चर स्क्रिप्ट भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलता है जिस पे आप रिक्वेस्ट करके इस लेक्चर स्क्रिप्ट को मंगा सकते हैं, जिससे आप पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और आप पे उनके सॉल्यूशंस भी आ जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एंड एज सेड, मैथमेटिक्स इज अ पोर्शन विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं 2023 के। ठीक है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम रिलेशंस। लेट आर बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट। तो इसमें हम शॉर्टकट्स तो करेंगे ही करेंगे, बस साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी साथ साथ रिवाइज करता चला जाऊंगा, जिससे आपको डबल एडवांटेज हो कि एक तो आपको शॉर्टकट्स मिल रहे हैं और दूसरा साथ साथ आपके मेथड्स की रिवीजन भी हो रही है। बट प्लीज बी अटेंटिव, बिल्कुल इसी तरीके से फील कीजिए जैसे मैं आपको सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ। ओके, सो लेट आर बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट हैविंग 10 एलिमेंट्स। इफ m इज द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन R, तो आपको एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बताना है। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम सब जानते हैं, यदि R एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो सबसे पहले तो जो रिलेशन होता है, सो लेट मी चूज द पेन फर्स्ट। ओके, तो यदि R इज ए रिलेशन ऑन ए सेट A, देन R मस्ट बी ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। आई होप यू ऑल नो इट, क्योंकि आप सब लोगों ने पढ़ तो रखे ही होंगे ये कॉन्सेप्ट। तो रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A, और A क्रॉस A में होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, तो हर रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। ओके, तो हम नॉर्मली करते किस तरीके से हैं, यदि हम इस तरीके से लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर A1 A2 बिलोंगिंग टू R। ये मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं, ऑल्दो इस क्वेश्चन के लिए इसकी ऐसा जरूरत नहीं होगी। इसका मीनिंग है A1 इज रिलेटेड टू A2। अब दोनों में से कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं, चाहे ऑर्डर्ड पेयर की तरह रख लीजिए या R को बीच में लिख दीजिए। सो दैट इज अ रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब जिसमें रिफ्लेक्शन दिखाई दे। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, इफ A is related to A for all A small a belonging to set A, then R is reflexive। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन हो गई। आप सब ने वो स्पेशल टाइप के रिलेशंस पढ़े होंगे। एक रिफ्लेक्सिव होता है, एक सिमेट्रिक होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है एंड ट्रांजिटिव होता है। इक्विवेलेंस रिलेशंस होते हैं, पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशंस होते हैं। और अप्रोच जैसे मैं अपनी क्लासेस में सिखाता हूँ, बिल्कुल गूगल वाली रखनी है। आपने रिलेशन वर्ड जैसे डाला गूगल पे, तो आपको उससे रिलेटेड सारी सर्च मिलती है। सेम शुड बी योर स्टाइल ऑफ रिवीजन। आप रिलेशन की बात कर रहे हैं 2 या 3 मिनट में रिवाइज एवरीथिंग, यू नो, दिमाग में। नो नीड टू लुक एट द बुक और एट द कॉपी। अब दिमाग में रिवीजन कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में वो बुक्स और कॉपीज आपको ले जानी अलाउड नहीं होती। यू ऑल नो इट। ओके, तो जो भी रिट्रीवल होना है इन्फॉर्मेशन को, वो आपके ब्रेन से होता है। तो ब्रेन की ट्यूनिंग इस तरीके से करनी है कि आपको चीजें अपने आप स्ट्राइक करें। तो देखते हैं। तो वो कह रहा है कि इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर A बिलोंग करता है R को फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू A। तो इट मीन एक चीज तो एविडेंट हो गई, जितने भी इस सेट A में एलिमेंट्स हैं उतने ऑर्डर्ड पेयर तो R के अंदर होंगे ही होंगे, यदि रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना है। अब जैसे वो कह रहा है A में 10 एलिमेंट है, सपोज मैं कहता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो ऑर्डर्ड पेयर 1 1 भी चाहिए, 2 2 भी, 3 3 भी, 4 4 भी एंड 10 10 भी, बिकॉज
हर ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए चाहिए हमें रिलेशन के अंदर इफ यू वांट दिस रिलेशन टू बी रिफ्लेक्सिव। क्योंकि ए कैपिटल ए सेट में 10 एलिमेंट्स हैं तो ऐसे 10 ऑर्डर पेयर्स तो बनेंगे ही। इसके अलावा भी और ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, बट एग्जामिनर का क्वेश्चन है कि कम से कम कितने ऑर्डर पेयर्स आर में होने चाहिए। तो ऑब्वियस है कि कम से कम कितने ऑर्डर पेयर आर में होने चाहिए, कम से कम 10 ऑर्डर पेयर आर में होने चाहिए, बिकॉज रिलेशन इज गिवन टू बी रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव के लिए ये सिंबल यूज होता है फॉर ऑल, मतलब सेट ए का हर एलिमेंट यूज करना है हमें रिलेशन के अंदर। जबकि जो सिमेट्रिक वगैरह रिलेशंस होते हैं उसमें आपको पता होगा यदि ए रिलेटेड है बी को तब हमें चाहिए होता है कि बी रिलेटेड है ए को। तो इसलिए एक सिमेट्रिक रिलेशन में गिवन सेट ए का हर एलिमेंट यूज होना जरूरी नहीं है। ऑल्दो इट हैज नथिंग टू डू विद दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन आई एम टेलिंग यू दैट। ठीक है ना। इसी तरह और सबसे बड़ा फर्क क्या होता है कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो यूनिवर्सल रिलेशन है, दैट इज ट्रू फॉर ऑल। जबकि सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव वो कंडीशनल रिलेशंस हैं। यदि प्रीमाइस सेटिस्फाई होता है तब कंक्लूजन चाहिए। जैसे ट्रांजिटिविटी में हम क्या कहते हैं, यदि ए बी से रिलेटेड है एंड बी सी से रिलेटेड है तब हर हालत में ए सी से रिलेटेड होना चाहिए, देन द रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया? एंड आई होप नाउ दैट पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। सो द आंसर हियर वुड बी कम से कम 10 एलिमेंट, सो एम शुड बी एट लीस्ट 10. Then comes next question. Then comes this next question. A point P in the first quadrant, lies on a parabola y square is equal to 4x. We all know about this parabola. This is the right-handed parabola. Although यहाँ भी हमें जरूरत नहीं है बनाने की, but just करने के लिए ये पैराबोला होता है, यहाँ पे इसका फोकस होता है, ये पॉइंट इसका वर्टेक्स होता है, आप सबको आता ही होगा, और ये लाइन इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है। और पैराबोला को हम लोग कोनिक सेक्शन भी कहते हैं। और पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है कि यदि पैराबोला के लोकस पे कोई भी पॉइंट लिया जाए P, लोकस मतलब पाथ, तो उसका डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से हमेशा सेम होता है। ठीक है ना। सो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला फ्रॉम द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज सेम। और ऐसे सारे पॉइंट्स की कलेक्शन ही आपको पैराबोला बना के देती है। और मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा यदि ये पॉइंट x1 y1 है तो फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a प्लस x1। और भी यदि हम सीखना चाहें तो ये जो 4a होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है। हमें इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, मैं बार बार ही कह रहा हूं, बट जस्ट रिवाइजिंग इट। और लेटस रेक्टम क्या होता है? लाइन थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। इस लाइन को हम लोग एक्सिस ऑफ द पैराबोला कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। और ये जो ब्रोकन लाइन मैंने बनाई है दैट इज लेटस रेक्टम, ऊपर का पार्ट 2a, नीचे का पार्ट 2a, इट बिकम्स 4a। इसे राइट हैंडेड पैराबोला कहते हैं। इसी तरह लेफ्ट हैंडेड पैराबोला भी होता है, अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड भी होता है। ओके, चलिए अब अपनी प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। अब अगर पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसी तरह की डायग्राम मानिए एंड कीप्स ए डिस्टेंस ऑफ 5a यूनिट्स फ्रॉम इट्स फोकस। तो इसका मतलब ये जो फोकल डिस्टेंस है, फोकल डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द फोकस। तो ये जो फोकल डिस्टेंस है दैट फोकल डिस्टेंस इज गिवन टू बी 5a. So a plus x1 is given to be 5a. It means x1 is given to be 4a. It means your x1 is given to be 4a. So x1 आपका 4a आ गया। ठीक है। और मुझे इसी x1 y1 का लोकस निकालना है। इट मीन्स जो कंडीशन x1 y1 सेटिस्फाई करेगा वो उस लोकस का हर पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। और लोकस का मतलब क्या होता है कि इस तरह के जितने भी पैराबोलास बनाएगा खाली उसे उन पैराबोलास पे वो पॉइंट लेना है जिनका डिस्टेंस उस रिस्पेक्टिव पैराबोला के फोकस से 5a है। तो ऐसे पॉइंट्स जो मिलके कर्व बनाएंगे दैट कर्व इज कॉल्ड द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स। और हमें वही निकालना है कि लोकस कौन से पॉइंट से सेटिस्फाई होता है। तो जो P का लोकस जिस पॉइंट से सेटिस्फाई होगा उसी से और का भी सेटिस्फाई होगा। इसने कहा ना विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लोकस ऑफ P। तो बेसिकली मुझे वो पॉइंट चाहिए जो P के लोकस को सेटिस्फाई करता है। बट P भी अपने लोकस पे लाई कर रहा है, तो यदि P उसे सेटिस्फाई करता है तो ऐसा हर पॉइंट उसे सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले हम लोकस ऑफ P निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। तो x1 आ गया भाई, बट ये जो पॉइंट है x1 y1 दैट लाइज ऑन द पैराबोला, और यदि ये पैराबोला पे लाई कर रहा है तो ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने इसे पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमारा आ गया y1 स्क्वायर इज 4a। ठीक है ना। x1 4a इंटू 4a दैट इज 16a स्क्वायर।
और यहां से हमारा y1 भी कितना आ गया, फिर 4 है। बट आप यदि देखते हैं तो x1 भी 4 है और y1 भी 4 है, तो इसका मतलब y1 इज x1। तो हमें मिल गई लाइन y इज x1, और इसी तरह लोकस आप सबने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी रखी होगी, इट मींस लोकस इज y इज इक्वल टू x। तो ऐसे पॉइंट्स एक लाइन बनाएंगे जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू x, और मुझे देखना है इनमें से कौन सा पॉइंट उसे सेटिस्फाई करता है। तो ऑब्वियसली y इज इक्वल टू x को सेटिस्फाई करता है 1,1। बट काफी अलग जगह यदि इसको ट्रेडिशनल मेथड क्या है इसको करने का, कि वो फोकस लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले को 5a के बराबर रखेंगे, एंड देन दे विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट, बट इट टेक लॉट ऑफ टाइम। यहां भी इतना समझा रहे हैं, इसमें से आधा टाइम तो मैंने जर्नल पैराबोला डिस्क्राइब करने के लिए करा, जो मुझे जरूरत नहीं थी। मुझे खाली क्या चाहिए था, लेंथ ऑफ फोकल डिस्टेंस a प्लस x1। एवरीबडी नोज दिस, यू नो व्हाई इट इज सो, यू नो इट्स डेरिवेशन। यहां से यहां तक का गैप x1 होता है, यहां से यहां तक a होता है, तो दिस इज a प्लस x1। सो यहां से मुझे x1 की वैल्यू मिल गई, इसे उठा के मैंने पैराबोला में पुट कर दिया, y1 की वैल्यू मिल गई, y1 एंड x1 सेम आ गया, इट मींस y1 इज x1, हेंस द लोकस इज y इज इक्वल टू x। तो हमेशा ध्यान रखना है, लोकस इज द पाथ ट्रेस्ड बाय ए पार्टिकल। बहुत इजी है। तो इसका मतलब यदि 1 1 ना होता, 2 2 होता, तब भी मेरा आंसर होता। इवन 1/2 1/2 होता, तब भी मेरा आंसर होता। तो इनफैक्ट हर वो ऑर्डर्ड पेयर, हर वो पॉइंट मेरा आंसर होगा जिसका एब्सिस एंड ऑर्डिनेट सेम है, एंड दैट पॉइंट शुड लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये गिवन है मुझे, दैट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है सब लोगों को? सो इट वाज अगेन ए गुड क्वेश्चन। इसको भी सॉल्व करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ी हमें 20 सेकंड की। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, कैन आस्क मी। Okay, then comes the next question. Now it is a question from definite integration. So this is a problem from definite integration. और definite integration में हम बहुत सारे shortcuts पढ़ते हैं, आप सबको याद होने चाहिए यदि आप एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं। जैसे एक इसमें सबसे पहले तो हमें ये लग जाता है, यहाँ पे यदि देखते हैं हमें स्ट्राइक करता है कि हमें कौन सा शॉर्टकट लगाना चाहिए, -a to a fx dx इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to a fx dx। और मल्टीपल चॉइस में ये कोई जरूरी नहीं है, नोबडी इज लुकिंग एट द सॉल्यूशन जो आप कर रहे हैं। एवरीबडी वांट्स, और द एग्जामिनर वांट्स द राइट आंसर, ओके। और वो राइट आंसर अब अपनी कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं। तो जरूरत नहीं है कि प्रॉब्लम हम आखिर तक खत्म करें। यदि हमें बीच में कहीं आइडिया लग जाता है कि क्या हमारा आंसर हो सकता है, तो वी शुड गो फॉर दैट, ओके। और मैंने अपने और लेक्चर्स में भी, जो मैंने लॉजिक पे भी बनाए हैं और मैथमेटिक्स पे भी बनाए हैं, मैंने हमेशा ये बताया है, मेक स्मार्ट चॉइसेस, ओके, एंड यूज स्मार्ट मेथड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, नॉट सॉल्व टू आंसर द प्रॉब्लम। तो एम्फेसिस सॉल्व करने पे नहीं रहनी है, एम्फेसिस करेक्टली आंसर करने पे रहनी है, बिकॉज टाइम इज ऑल्सो क्रूशियल। और वैसे भी हम सब जानते हैं, जितनी लंबी लंबी हम कैलकुलेशंस करते हैं उतने मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आपको उन सबको अवॉइड करना है, स्मार्ट चॉइसेस बनानी है। बट ये कब होता है, प्रोवाइडेड फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, f of -x इज fx, ठीक है। सो दिस इज दिस, इफ f of -x इज fx। अब सब जानते होंगे ऐसे फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन कहते हैं। दिस फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। तो देखते हैं क्या ये गिवन फंक्शन इवन फंक्शन है। बट डेफिनेट इंटीग्रल में, और वो भी ऑब्जेक्टिव के स्कोप की प्रॉब्लम है, तो 99% चांसेस होते हैं कि इस तरीके की कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। आप खुद देखिए, यहाँ पे आपने x को -x रखा, तो ये -x हो गया। साइन ऑड फंक्शन होता है तो एक माइनस यहाँ से बाहर हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। एंड कॉस इवन फंक्शन है तो नीचे वाला अनचेंज रहा। इसका मतलब इस सारे अंदर वाले इंटीग्रैंड में, जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रैंड, आप उसमें यदि x को -x से रिप्लेस करते हैं तो फंक्शन अनचेंज रहता है, उसका साइन नहीं बदलता। इट मींस दिस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, एंड हेंस दिस कंडीशन और दिस शॉर्टकट वेरी मच अप्लाइज टू इट, ठीक है ना। आई होप आपको लैंग्वेज सबको समझ में आ रही होगी, कोशिश करनी है हर तरीके से समझने के लिए। तो आपने इसको अप्लाई करा तो ये आपका आ गया 2 times 0 to π/3 x। अब sin x अपॉन cos q और x को आप कैसे लिख सकते हैं? sin x आप इसे लिख सकते हैं sin x, जबकि एग्जाम में जरूरत नहीं है आपको इस तरह से लिखने के लिए, यू शुड बी फास्ट इनफ। बट यहाँ क्योंकि मैं समझा रहा हूँ और बाद में आपको हो सकता है स्क्रिप्ट आप रिक्वेस्ट करें तो आपको स्टेप्स मिल जाएंगे रिवीजन के लिए, बट एग्जाम में तो डायरेक्टली करेंगे। इफ आई हैव टू डू इट, आई विल बी एबल टू डू इट इन हार्डली 10 to 15 seconds। आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा लीजिए 10 सेकंड, बट यू आर ऑल्सो स्मार्ट इनफ, ओके, आप भी कर सकते हैं फास्ट। तो ये आ जाएगा 2 times 0 to π/3 x 10x sec x।
10x sec x हमें सूदिंग फीलिंग देता है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं इंटीग्रल ऑफ 10x sec x dx इज sec x। क्यों ऐसा? क्योंकि sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x। यहाँ पे कई लोग प्लस सी भी लगाते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, बट हमें ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में उन सब पे टाइम नहीं वेस्ट करना है। ओके, बट अदरवाइज यदि ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम होती तो आई वुड हैव एडेड प्लस सी हियर। ओके, बट डेफिनेट में वो प्लस सी नहीं लगता, क्योंकि डेफिनेट का तो मीनिंग है कि लिमिट अप्लाई करके यू कैन सिंपली फाइंड दैट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो x tan x sec x। अब जब tan x sec x तो आप एडवांटेज उठाएंगे, आप इसे फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसे सेकंड फंक्शन मानिए, और आप इसे इंटीग्रेट बाय पार्ट्स कर लीजिए। इंटीग्रेट बाय पार्ट्स आप सबको ही आता है, तो यू विल इंटीग्रेट इट बाय पार्ट्स। मैं खाली बाय पार्ट्स लिख देता हूं, बाय पार्ट्स यू आर इंटीग्रेटिंग इट। तो इन द मीन टाइम आप लोग ट्राई करते रहिए अपने आप, ठीक है ना, यू शुड नॉट वेट। तो यू आर इंटीग्रेटिंग इट बाय पार्ट्स, और इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का फॉर्मूला भी मैं यहां पे लिख देता हूं। यदि मेरे पास दो फंक्शन है एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, ऑल्दो ये हम सबको याद होते हैं, बट रेफरेंस के लिए यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स, दैट इज इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स इंटीग्रल ऑफ जी डैश एक्स, या इसका डी एक्स और इस सारे का डी एक्स। ठीक है ना, एक डी एक्स इसका और एक डी एक्स पूरे का। तो इस तरीके से आप इसे चाहें तो आप इसे ब्रैकेट के अंदर ले सकते हैं, बट एंट्रेंस में इस तरह से लिखने की कोई फर्क नहीं पड़ता। यू शुड नो हाउ यू आर अप्लाइंग इट। ओके, और सीबीटी टेस्ट हैं, सारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं, तो आप पे इतना टाइम भी नहीं होता, आप पे इतना स्पेस भी नहीं होता, मतलब पेज भी नहीं होता जिस पे आप इतना रेफर कर सकें। तो सारी कैलकुलेशंस आप कोशिश कीजिए आपके दिमाग में हो, और दिमाग एक ऐसा ऑर्गन है आपकी बॉडी का जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है यदि आपने उसे प्रॉपरली ट्यून कर रखा हो। ट्यूनिंग का मतलब है प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एट द सेम टाइम। ये नहीं है कि आप 15 दिन तक इंटीग्रेशन ही प्रैक्टिस करते रहे, नो, बिकॉज एग्जाम में खाली इंटीग्रेशन नहीं आनी, खाली अलजेब्रा नहीं आना, खाली कोऑर्डिनेट नहीं आना, खाली वेक्टर्स नहीं आना। सो ट्राई टू डू एवरी डिफरेंट टॉपिक एवरी डे, और एटलीस्ट द वेरी अदर डे, द ऑल्टरनेट डे, जैसे ब्रेन की ट्यूनिंग रहे। ओके, तो इंटीग्रेट बाय पार्ट्स आप जब इसे करेंगे तो सबसे पहले आपका 2 कॉमन आ गया बाहर, आप अपने x बाहर निकाल लिया, और 10x sec x का इंटीग्रेशन है sec x, ठीक है, और इसके ऊपर लिमिट आ गई π/3 0। 2 तो कॉमन आ गया, माइनस x का इंटीग्रल 1 है, इंटीग्रल sec x dx, और यहाँ हो गया आपका 0 से लेके π/3 तक, और ये बंद हो गया। कई बार हम यहाँ सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट को कि वाई डोंट यू टेक ए चांस हियर इटसेल्फ एंड ट्राई टू राइट योर आंसर। अब वो आंसर आएगा कैसे, लाइक हाउ कैन यू बी सो श्योर अबाउट दिस। तो देखिए, आपने देखा ये 2 है यहाँ पे, इट मींस जो आपका पूरा आंसर है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। इट्स ए स्मार्ट गेसिंग। ओके, इफ यू वांट टू सेव टाइम, या जैसे लास्ट मोमेंट आ गई, आपके क्वेश्चंस खत्म नहीं हो रहे, बट एक आप इंटेलिजेंट गेसिंग करना चाहते हैं कि 80% आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 20% इज लेफ्ट, यू आर नॉट हैविंग टाइम फॉर दैट, तो कैसे इंटेलिजेंट गेसिंग करी जा सके सो दैट यू मैक्सिमाइज योर चांसेस। तो आपने देखा कि ये सारा जो इंटीग्रल है ना, बीच में माइनस है, 2 का मल्टीपल है, तो मैंने देखना शुरू करा इनमें से कौन सा 2 का मल्टीपल है। दिस इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2, दिस इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2, दिस इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2, but this is a multiple of 2 with a minus sign over here. So most likely, or 99% chance, or I'll say 90% chances are that this will be the right choice. Although हम इसे solve कर सकते हैं आगे, और solve करके देखेंगे भी अभी आपको सिखाने के लिए, but what I'm saying, इस स्टेज पे भी मैं आंसर कर दे सकता था, because I am not having time in entrances. Time is the most important thing in entrance examinations. और जब भी आप टाइम सेव करते हैं ना, आपको एक्साइटमेंट मिलती है, और एक्साइटमेंट आपकी परफॉर्मेंस को बेटर करती है हमेशा। ठीक है, बट अभी हम आगे कर लेते हैं इसे, लेट अस डू इट। सो 2, और यहां पे आ गया π/3 sec π/3 माइनस, आप सबको पता होगा सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है log π/4 प्लस x/2, और इस वाले में लिमिट अप्लाई कर दिया आपने π/3 0, और यहां पे आपका ब्रैकेट बंद हो गया। काफी कुछ आप देखेंगे, आप उसी तरफ जा रहे हैं। अब sec 3 कितना होता है, sec π/3 क्या होता है, sec π/3 होता है cos π/3 का उल्टा, रेसिप्रोकल रिवर्स। ओके, और cos π/3 क्या होता है, यू नो दैट इज 1/2, तो इट कम्स आउट टू बी गोइंग फ्रॉम π/3
So it comes out to be 2 pi by 3 into 2 माइनस उसको आप कैसे करेंगे, log पाई बाई 4 ये इधर लिखने में प्रॉब्लम हो गई, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। एंट्रेंस में भी होती है मिस्टेक, क्योंकि इतनी तेजी से हमारा दिमाग चल रहा होता है उस समय, तो आपने यहाँ डाला प्लस पाई बाई 6 और आप कंपेयर कर लीजिए, आप खुद देखेंगे ये आंसर आ रहा है जो मैंने पहले गेस करा था। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट, जस्ट आस्क मी। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, यू कैन सिंपली आस्क मी। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट, आस्क मी। ठीक हो गया, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो इट इज 4 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 और 2 बाहर से आ गया, इन दोनों को आपने ऐड करा, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, एलसीएम इसका 12 हो गया नीचे। यदि आप यहाँ देखना चाहें तो इसका एलसीएम यहीं पे खाली ले लेते हैं, एलसीएम नीचे 12 हो गया, 4 में यहाँ 3 पाई आ गया और यहाँ 2 पाई आ गया, तो ये आ गया 5 पाई बाई 12। कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को? आगे प्रोसीड करते हैं। देन कम्स द फोर्थ प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इज द फोर्थ प्रॉब्लम? चेक कीजिए। लेट a, b and c and d be non-zero numbers. If the point of intersection of the lines 4ax plus 2ab, दो लीनियर इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, and 5px plus 2by plus d is equal to 0 lies in the fourth quadrant and it is equidistant from the two axes. बेसिकली जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दो लाइंस का, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जैसे यहाँ लाई कर रहा है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि उसका डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से सेम है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा पॉजिटिव होता है, ऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। तो अब इस पॉइंट को मान लीजिए h माइनस एच। ओके, कंसीडर दिस पॉइंट टू बी h माइनस एच। अब h माइनस एच मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस h है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस h। तो सबसे पहले तो हमें पता चला जो इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो h माइनस एच है। हमें कंडीशन निकालनी है इन पैरामीटर्स के बीच में या इन कांस्टेंट्स के बीच में, बट क्योंकि ये पॉइंट इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इन दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा। तो 1 बाई 1 हम उठा के इस पॉइंट को इन दोनों लाइंस में पुट कर देंगे। तो पहली वाली में लाइन में हमने पुट करा तो ये आ गया 4ah माइनस 2ah प्लस सी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 2ah प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमने दूसरे में पुट करा 5bh माइनस 2bh प्लस d इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 3bh प्लस d इज इक्वल टू 0। ओके, अब h इसमें कॉमन है, आप h की वैल्यू निकाल लीजिए। यहां से आपने h को सिंप्लीफाई करा सिंपल वे में, h इज माइनस सी अपॉन 2a, और यहां से आपने h को सिंप्लीफाई करा, h इज माइनस d अपॉन 3b। बट क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है सो शुड बी राइट हैंड साइड, सो c अपॉन 2a इज इक्वल टू d अपॉन 3b। So it means 2AD minus 3BC is equal to 0. So that comes out to be your answer. Hardly 30 seconds. क्योंकि एग्जाम में ना आपको बोल बोल के करना है, यहाँ तो समझाना है, इसलिए भी आई एम टेकिंग सम टाइम सो दैट आपको समझ में आ जाए ढंग से ही। ओके, तो यहाँ पे आ गए। एंड देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yeah, that's a good question from expansion. Which of the following numbers is the coefficient of x raised to 10 in the expansion of log? इसमें हमें log एक तो 2-3 रिजल्ट हमें जरूरत पड़ेगी, those results I am writing here, ठीक है ना। सबसे पहले log a by b, everybody knows these things, okay, but just revise it, log a minus log b। और यहाँ पे बेस
मैंने ई बेस लिया हुआ है, नेचुरल बेस, जिसे हम एल एन भी लिखते हैं कई बार। लॉग टू द बेस ई इज ऑल्सो रिटन एज नेचुरल लॉग एल एन, ओके, बट यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज से। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन माइनस एक्स 4 बाई 4 एंड सो ऑन। बट ये होता कब है? व्हेन मॉड एक्स इज लेस देन 1। इसको हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं जिन लोगों ने एडवांस रियल एनालिसिस कर रखी है, ओके, क्योंकि एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। ठीक है, निमसेट में रियल एनालिसिस नहीं आती, बट जब MCIT रुड़की में होता था देन रियल एनालिसिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब DU में होता था, अब DU CUT के थ्रू हो रहा है एंड DU इज वन ऑफ द बेस्ट MCS। सेम इज ट्रू फॉर JNU। JNU में रियल एनालिसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था, बट नाउ एडमिशन टू JNU इज ऑल्सो थ्रू CUET PG, ओके। तो हम ये, इसका मतलब है मॉड एक्स लेस देन 1 है, इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस इन्फिनिट सीरीज। और ये इन्फिनिट सीरीज किस पे कन्वर्ज हो रही है? लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स पे, ओके। इट्स जस्ट एन एक्स्ट्रा नॉलेज। अब हमने इसको अप्लाई करना शुरू कर दिया। आई एम जस्ट राइटिंग अबाउट दिस। मॉड ऑफ एक्स माइन लेस देन 1 दिया हुआ है, इट मींस कन्वर्जेंस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सबसे पहले मैंने पहली कंडीशन लगाई लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। अब दूसरी वाली मैंने थ्योरम लगाई तो ये हो गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4। और आप देखिए इवन के साथ माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब माइनस एक्स की पावर 100/100 और आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि मुझे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 100 चाहिए ना, तो मैं 100 एक्स रेज टू 100 तक तो इसे एक्सपेंड करूंगा। एंड फ्रॉम हियर आई गेट द आइडिया कि इवन पावर जो भी आ रही है उसके साथ माइनस साइन आ रहा है, और जो ऑड पावर आ रही है उसके साथ प्लस साइन आ रहा है। और अब दूसरे वाले के लिए मैं यहां कर देता हूं माइनस। फर्क क्या, ऊपर वाले में जहां एक्स है वहां एक्स स्क्वायर लिखना है, तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4 बाई 2 प्लस एस 6 बाई 3, ठीक है ना। तो माइनस एक्स 8 बाई 4। तो आप खुद देखिए अल्टीमेटली होगा क्या, जो 100 है वो इसमें यहाँ 50 आ जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी 50 हियर। और उसका साइन आपके साथ क्या आना चाहिए? प्लस आएगा माइनस आएगा? ऑब्वियसली सेम आएगा। इवन के साथ माइनस आ रहा है तो ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस है। 100 वाला डिवाइड होकर 50 हो जाएगा तो माइनस आएगा, माइनस एक्स जो 50 वाला है वो 100 हो जाएगा, एक्स रेज टू 100/50। और आगे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो x रेज टू 100 माइनस 50, क्योंकि इसमें भी जब मैं x की 50 उठाऊंगा तो 50 इज एन इवन नंबर, तो इसलिए माइनस आया था। बट जो यहाँ 50 था एक्स स्क्वायर की वजह से वो ये 100 बन गया। अब मेरे को कॉफिशिएंट्स उठाने हैं, तो एक तो मुझे ये कॉफिशिएंट चाहिए और एक मुझे इसका कॉफिशिएंट चाहिए, बट ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा इस माइनस से। तो बेसिकली कॉफिशिएंट मेरा आ कितना गया? ऊपर से आया -1/100 और नीचे से आया माइनस इंटू माइनस प्लस 1/100, 1/50। और यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ आ गया 100, यहाँ आ गया -1 + 2 दैट इज 1/100, दैट इज 0.01. So it comes out to be 0.01. And which choice is 0.01? It's obviously the C choice. ठीक है ना। तो सिंपल फॉर्मूलाज एंड एप्लीकेशंस आपने यहाँ पे लगाई है, and with the help of that you are able to do it. So that was your part 1 of the mathematics problems of NIMSET 2023. इसी तरह हमारे 7 पार्ट्स और है, 8 पार्ट में हमने 50 क्वेश्चंस डिवाइड करे हैं, और I have tried to give you the best methods available or best methods possible using lot of common sense and smartness. तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि उसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। प्रैक्टिस इन दिस वे, इन एक्चुअल एग्जामिनेशन ऑल्सो यू विल बी एबल टू हैव दोज थिंग्स। तो ऐसा नहीं होता कि आप वहीं जाके कुछ स्ट्राइक करेगा। जब आप पहले इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तब ऑन द D-Day, ऑन द फाइनल डे, you are able to perform smartly. So all the best. See you soon.